तो जय हिंद, नमस्कार। मैं धनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो कुछ दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरा तबीयत हो गया था ख़राब। तो चलिए आज से फिर से बिहार दरोगा का रेगुलर सेट आएगा आपके लिए, और लगाइए इस क्वेश्चन सेट को और देखिए आप कितना सही कर पाते हैं। 25 क्वेश्चन का हम सेट देंगे आपको, फिर से अगले वीडियो में 25 क्वेश्चन का सेट देंगे, ठीक है। तो 25-25 क्वेश्चन का सेट लगाइए ताकि जो आपका तैयारी है बेहतर से बेहतर हो सके और आप देख सके कि इसमें कितना सही कर पा रहे हैं, क्योंकि बिहार दरोगा का भर्ती जो है जल्द से जल्द आने वाला है। तो अपने तैयारी को कर लीजिए मजबूत और आइए लगाते हैं इस सेट को, ठीक है। आप कितना इसमें सही कर पाते हैं, इसमें आप अपना स्कोर खुद से मिलाइएगा कि हमारा तैयारी कितना तक है। और आपको बता दें कि ये ज्ञान बिंदु वाले सर का सेट है जो कि रोज़ डेली टेस्ट सीरीज के तौर पर किया गया है, उसको हम परचेस करके आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और आप इस सेट को लगाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, ठीक है। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया। तो देखिए इसका जो पहला का आंसर होगा दोस्तों, पहला का आंसर होगा 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, यहाँ पर बी होगा, ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है तो यहाँ पर बी होगा, ठीक है। बी ऑप्शन जो है 1916 का लखनऊ अधिवेशन, उसमें क्या किया गया था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया था। और इसकी जो मांग था वह 1909 के ही लाहौर अधिवेशन में किया गया था, ठीक है, जिसे मार्लो मिंटो एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है, 1909 को। दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए हमारा पहला कथन कह रहा है, इस सभ्यता में कृषि अपने उन्नत अवस्था में थी परंतु व्यापार केवल सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित था, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है, लोथल, रंगपुर तथा सुरकोटदा इस सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे, ठीक है। तीसरा हमारा कह रहा है, तीसरा कथन कि महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल बृहद स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और चौथा जो है कह रहा है डी नंबर, हड़प्पा सभ्यता के स्थल धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे, ठीक है। तो आपका दूसरा का जो आंसर होगा, ठीक है, दूसरा का जो आंसर होगा आपका होगा ए, ठीक है, ए होगा। यानी कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए दूसरा का ए कह रहा है कि इस सभ्यता में कृषि अपने उन्नत अवस्था में थी परंतु व्यापार केवल सिंधु, ये गलत है, ठीक है, ये जो कथन है गलत है। बाकी आपका सही है क्योंकि लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा वो बंदरगाह थे, उस समय के प्रमुख बंदरगाह थे। और बृहद स्नानागार का जो साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, और धौलावीरा से जो है निवासी जल संरक्षण की मैंने तकनीक से परिचित था, धौलावीरा जो हड़प्पाई स्थल था, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 2 नंबर क्वेश्चन का ए जो ऑप्शन है वह सही होगा, क्योंकि कथन कौन सा सही नहीं है ये बताना था, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारत के मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जी बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के कुल 8 राज्यों से होकर, ये भी सही है। 3 नंबर कथन कह रहा है, मानक समय रेखा तथा कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को उड़ीसा में काटती है, ठीक है। तो ये जो है आपका ये गलत है, ठीक है, ये उड़ीसा में नहीं काटती है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी तीसरा का आंसर होगा ए। 1 और 2 सॉरी 1 और 2 जो है वो सही है आपका, 1 और 2 ऑप्शन जो है वह कथन सही है। यानी भारत का जो मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा किन किन 8 राज्यों से गुजरती है, आप हमारा जो कमेंट सेक्शन है उसमें जवाब दीजिए, ठीक है। और आपको हम बता दें कि जो मानक रेखा और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है वह राज्य है छत्तीसगढ़। जी दोस्तों, वह छत्तीसगढ़ राज्य है जहां मानक समय यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा एक दूसरे की जो काटती है वह छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है, ठीक है। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 4 नंबर कि जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ दिलाई थी। तो किसने शपथ दिलाई थी दोस्तों, तो इन्हें दिलाई थी शपथ। 4 का हो जाएगा बी, यानी लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है। लॉर्ड माउंट बेटन जो थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कह सकते हैं इनको, वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाए थे, ठीक है। 5 नंबर आइए
सुमिलित नहीं है कौन, ये बताना है। ठीक है, तो 5 का आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो होगा सी, यानी दीवान। ठीक है, जो दीवान है ये प्रांतीय राजस्व का प्रमुख नहीं थे। ठीक है, दीवान जो थे केंद्रीय राजस्व का प्रमुख थे। किसका थे? केंद्रीय राजस्व का प्रमुख, प्रांतीय राजस्व का प्रमुख नहीं थे, दीवान। ठीक है, और ये जो जितने भी ये आपको अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, देसाई, दाम, दीवान, जरीब, ये जो थे ये सभी अधिकारी मुगल काल से संबंधित है। ठीक है, तो आपका 5 का आंसर हो जाएगा सी। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत के धारवाड़ क्रम की चट्टान किस हेतु प्रसिद्ध है। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं वह किस हेतु प्रसिद्ध है, माने किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों सी, यानी धात्विक खनिज के लिए। धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है कौन? भारत के धारवाड़ चट्टान। ठीक है, और पेट्रोलियम पदार्थ के लिए जो चट्टान है वो है अवसादी चट्टान, और कोयला के लिए गोंडवाना क्रम की चट्टान। ठीक है दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन करा है भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन से हैं। ठीक है, 2 लोक सेवक का नाम बताना है। तो 7 का आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका दोस्तों बी, यानी BN राव तथा SN मुखर्जी। ठीक है, BN राव तथा SN जो मुखर्जी थे वह संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक थे संविधान निर्माण में। ठीक है, सुरेंद्रन, ठीक है, SN मुखर्जी और BN राव। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है कह रहा है कि निम्न में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो 8 का आपका जो आंसर होगा, 8 का आंसर होगा डी, यानी जो दास प्रथा का अंत है वह जॉन सोर नहीं किए थे। ठीक है, दास प्रथा का अंत किसने किया था दोस्तों? वह किए थे लॉर्ड एलन बोरो। ठीक है, आप याद रखिएगा, लॉर्ड एलन बोरो ने 1893 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया था। ठीक है दोस्तों, और जो आपको बता दें कि ये दास प्रथा है, ये एक प्रकार की मतलब गुलामी टाइप का होता था। ठीक है, कि मतलब जो जिसका बेटा है वो राजा में माने दास बन गया ना, तो उसका भी बेटा दास बनेगा, उसका भी बेटा दास बनेगा, राजा का वो दासी ही रहेगा। ठीक है, तो दास प्रथा का अंत जो है जॉन सोर नहीं किए थे। तो ये जो है सुमिलित नहीं है बताना है, तो यही आपका आंसर होगा। 1909 के अधिनियम को लेकर किसने कहा कि इस एक्ट ने भारत में उभरते प्रजातंत्र का गला ही घोट दिया। तो ये कथन था दोस्तों KM मुंशी का। जो KM मुंशी थे उन्होंने कहा मार्ले मिंटो एक्ट को लेकर कि ये जो था एक्ट या अधिनियम 1909 का, ये भारत में जो प्रजातंत्र उभर रहा था उसका गला घोट दिया ये एक्ट। ठीक है, और महात्मा गांधी ने इस एक्ट को लेकर क्या कहा? महात्मा गांधी ने ये इस एक्ट को लेकर कहा कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। ठीक है, मार्ले मिंटो एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया, ये कहे थे महात्मा गांधी। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कम्बाला क्या है। तो देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी तटीय कर्नाटक में नवंबर से मार्च के मध्य आयोजित की जाने वाली भैंसा दौड़ है। ठीक है, कम्बाला जो है आपको याद रखना होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हैं जिसका कंटेंट नहीं होता है उसको आपको याद ही करना होता है। ठीक है, तो तटीय कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक के तट पर नवंबर से मार्च के मध्य में, ठीक है, आपको 11वां महीना से लेकर तीसरे महीने के मध्य में एक भैंसा दौड़ आयोजित की जाती है, उसे ही कम्बाला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्न में से किस एक न्याय को शामिल नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है, उसमें किस एक न्याय को शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा 11 का डी, यानी कानूनी न्याय को शामिल नहीं किया गया। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय को शामिल किया गया है, 3 प्रकार की न्याय को। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा दोस्तों कि गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो 12 का जो देखिए 12 का आंसर जो होगा वो होगा आपका, आइए कथन पहले इसका देख लेते हैं। कथन कह रहा है इस काल में, ए नंबर कथन कह रहा है इस काल में बलात् श्रम पहले की तुलना में अधिक प्रचलित हुआ। बी नंबर कथन कह रहा है सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। सी नंबर कथन कह रहा है महरौली शिलालेख यह इंगित करता है कि चंद्रगुप्त बंगाल में शत्रुओं के राज संघ के विरुद्ध लड़ा था और उसने पंजाब में भी एक अभियान का नेतृत्व किया।
ठीक है। और डी नंबर कथन कह रहा है विष्णु पुराण के एक श्लोक से पता चलता है कि प्रयाग तक गंगा से लगे सभी भूभागों पर गुप्त वंश का आधिपत्य था, ठीक है। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो 12 का हो जाएगा आपका बी, ठीक है, यानी सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, ये जो कथन है वह गलत है, यानी सही नहीं है, ठीक है। आपको बता दें दोस्तों कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था, ठीक है, श्रीगुप्त ने किया था। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तो 12 नंबर का आंसर आप जान लीजिए कि 12 का बी होगा, ठीक है, क्योंकि कथन नहीं सही है कौन ये बताना है, तो 12 का होगा बी। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, सही सुमेलित है ये बताना है, यानी कौन सा सही है। तो 13 का आपका हो जाएगा फ्रेंड, 13 का होगा सी, यानी जो दूध सागर है, दूध सागर जो जलप्रपात है वह मांडवी नदी पर है, ठीक है। किस नदी पर है? मांडवी नदी पर। कौन? दूध सागर जलप्रपात। तो आपका कौन सा विकल्प सही सुमेलित है दोस्तों? सी नंबर, 13 का सी। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी देशी रियासतों के एकीकरण में, यानी जब देशी रियासत था हमारे देश में और उसको पूरा भारत में मिलाया जा रहा था, एकीकरण किया जा रहा था, उस समय सरदार पटेल जो मिला रहे थे, गृह मंत्री थे उस समय, ठीक है। तो उस समय सरदार पटेल जी जो मिला रहे थे तो उसमें दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह कौन कौन थे? तो वह 14 का आपका हो जाएगा दोस्तों, 14 का डी, यानी लॉर्ड माउंटबेटन एवं वीपी मेनन जो थे उन्होंने सरदार पटेल का बहुत माने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, बहुत मदद किया देशी रियासतों को एकीकरण करने में, ठीक है। और 3 जो देशी रियासत है, हैदराबाद, जूनागढ़ और एक जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये जो थे ये तीनों बहुत नाटकीय थे। तो हम एक दिन वीडियो बना देंगे इस देशी रियासतों का क्या कहानी है, ठीक है। तो आप इतना ही जानिए कि 14 का होगा डी, यानी लॉर्ड माउंटबेटन एवं वीपी मेनन, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा तो हम बता देंगे कि हैदराबाद देशी रियासत को कैसे मिलाया गया, जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया, जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया गया, ठीक है। 15 का क्वेश्चन कर रहा है, 15 नंबर, अरबों के द्वारा सिंध विजय के बाद सिंध में किन दो प्रचलन का आरंभ हुआ। अरबों के द्वारा सिंध विजय के बाद सिंध में किन दो का प्रचलन आरंभ हुआ। तो 15 का आपका हो जाएगा ए, ऊंट पालन और खजूर उत्पाद, ठीक है। यानी अरबों के द्वारा जब सिंध विजय हुआ उसके बाद में सिंध में ऊंट का पालन और खजूर का उत्पाद प्रारंभ हो गया, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पाइपलाइन परिवहन की शुरुआत कब हुई। पाइपलाइन, ठीक है। तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1956 ईस्वी में, ठीक है। 1956 ईस्वी में पाइपलाइन की शुरुआत हुआ था, ठीक है दोस्तों। और ये जो हुआ था 1956 ईस्वी में असम के डिगबोई से तिनसुकिया तक हुआ था, ठीक है। पाइपलाइन की जो शुरुआत हुआ था कहाँ से हुआ था दोस्तों? 1956 में असम के डिगबोई से तिनसुकिया तक। और 1911 में हवाई मांग हुआ था, डाक की शुरुआत, ठीक है, माने हवाई डाक जो था, डाक की शुरुआत हुआ था इलाहाबाद से नैनी तक। और 1853 ईस्वी में आपको बता दें दोस्तों, 1853 ईस्वी में पहली बार रेलवे की शुरुआत हुआ मुंबई से थाने तक। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय दंड संहिता की धारा में भारतीय नागरिक द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों हेतु परिभाषा व दंड का प्रावधान है और यह 1955 के नागरिकता अधिनियम में प्रवासियों हेतु भी शामिल है, ठीक है। क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं आपके लिए, निम्नलिखित में से, यानी जो धारा है, ये जो 4 गो धारा दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय दंड संहिता की धारा में भारतीय नागरिक द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों हेतु परिभाषा व दंड का प्रावधान है, ठीक है। और यह 1955 के नागरिकता अधिनियम के प्रवासियों हेतु भी शामिल है। तो 17 का हो जाएगा आपका सी, यानी धारा 7A जो है वो आपका आंसर होगा इसका। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1856 ईस्वी में न्यू इनफील्ड राइफल के संबंध में फैली अफवाह की इसमें सूअर तथा गाय की चर्बी इस्तेमाल होता है, बाद में क्या हुआ, मन इसका साबित हुआ जब, तो क्या हुआ, गलत साबित हुआ या सही साबित हुआ या जांच ही नहीं हुआ, ये बताना है। तो 18 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ए, यानी ये सही साबित हुआ, ठीक है। ये सही साबित हुआ कि जो न्यू इनफील्ड राइफल की जो
कारतूस थे उसमें सूअर तथा गाय का चर्बी का इस्तेमाल होता था। ठीक है दोस्तों, और यही उस समय का 1857 का जो विद्रोह हुआ था यही तात्कालिक कारण था, कारतूस जो था चर्बी वाला कारतूस। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मृदा की उर्वरता में कमी आना मृदा और अवकर्षण कहलाता है। मृदा की उर्वरता में कमी आना मृदा अवकर्षण कहलाता है। तो 19 का जो आपका कथन है दूसरा वो कह रहा है कि मृदा के ऊपरी संस्तरों का विनाश होना मृदा अपरदन कहलाता है। तो 19 का जो आंसर होगा दोस्तों, 19 का आंसर होगा सी, यानी 1 तथा 2 दोनों सही है। ठीक है, यानी मृदा की उर्वरता में कमी आना मृदा अवकर्षण कहलाता है और मृदा के ऊपरी संस्तरों का विनाश होना मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में इस बात की चर्चा हुई है कि इंद्र की एक मूर्ति को 10 गायों में खरीदने की कोशिश हुई थी। इंद्र भगवान की एक मूर्ति को 10 गाय के बदले खरीदने की कोशिश की गई थी। ऋग्वेद में किस मंडल में इस बात की चर्चा है? तो 20 का आपका आंसर होगा ए, यानी तीसरा मंडल में, यानी जो है तीसरा मंडल में इसकी चर्चा है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 20 का 1 भूतकालीन दंडिक विधियों से संरक्षण। अनुच्छेद 20 का 2 ये कह रहा है, अनुच्छेद 20 का 3 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो देखिए 21 का जो आंसर होगा आपको हम बता दें, 21 का जो आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, 21 का आंसर होगा आपका आंसर होगा दोस्तों डी। ठीक है, 21 का आंसर होगा डी, यानी 1 2 3 और तीनों ये जो है सही सुमेलित है। ठीक है दोस्तों, तीनों जो है सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंग अनुपात है? ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंग अनुपात है? किस समुदाय में बताना है। ठीक है, तो 22 का हो जाएगा आपका बी, यानी सिख समुदाय में जो है सबसे लिंगानुपात है सबसे कम है। ठीक है दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ये 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि साइबेरिया के क्षेत्र में ब्लिजार्ड का स्थानीय नाम क्या है? साइबेरिया के क्षेत्र में ब्लिजार्ड का स्थानीय नाम क्या है? तो 23 का होगा बुरान। ठीक है, यानी बी, बुरान जो है ब्लिजार्ड का स्थानीय नाम है साइबेरिया क्षेत्र में। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग। ठीक है, महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो 24 का आपका आंसर होगा दोस्तों डी, यानी गहरे सागरीय मैदान। महासागरीय नीतल का सबसे बाहरी विस्तृत भाग गहरे सागरीय मैदान। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पेटिकोट शासन यानी पर्दा शासन के अंतर्गत अकबर द्वारा कौन सा क्षेत्र सफलतापूर्वक जीता गया था? तो 25 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका बी, यानी मालवा। मालवा जो है आपका ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये पेटिकोट शासन जो था यानी पर्दा शासन के अंतर्गत अकबर द्वारा कौन सा क्षेत्र सफलतापूर्वक जीता गया? तो मालवा। ठीक है, आप जान लिए। और ये मालवा का जो सफलतापूर्वक अभियान था दोस्तों ये 1561 से 62 के बीच चलाया गया था। और जो रणथंभौर का अभियान था वो 1569 में चलाया गया, और मेवाड़ का अभियान 1567 में, और कालिंजर का अभियान 1569 में। ठीक है दोस्तों, तो 25 क्वेश्चन आपको हम बता दिए हैं, और अगला वीडियो में हम फिर से 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तबीयत ख़राब होने की वजह से 25 क्वेश्चन नहीं हम रोज़ डेली लेकर आ पा रहे थे और वीडियो नहीं लेकर आ पा रहे थे। ठीक है, और इसका जो हम पूरा डिटेल है PDF वो हम अपने टेलीग्राम चैनल एजुकेशन किंग पर अपलोड कर देंगे, और आज से रोज़ वीडियो आएगा। हम दवा खाकर भी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे ताकि आपको बिहार दरोगा की तैयारी में कोई कमी ना रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।